बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है हमारे पास है हीमोलिटिक अनीमिया। ठीक है जी। अनीमिया का आपको पता है कि अनीमिया हम कहते हैं डिक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट। ठीक है। और प्लस हमारे पास डिक्रीज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का लेवल अगर कम है तो ये भी हमारे पास कंडीशन होगी अनीमिया की। उसके अलावा हीमोलिटिक का क्या मतलब हो रहा है कि हमारे पास हीम हीम ब्लड से निकला है, तो हमारे पास अगर रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही है तो इसको हम कहेंगे हीमोलाइसिस या हीमोलिटिक। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सारा इसी के राउंड घूमेगा कि हमारे पास अगर रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही है तो इसकी कौन कौन सी काजेज हैं, ये हमने सारा डिस्कस करना है। ठीक है जी। रेड ब्लड सेल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अगर रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन हो रही है कि डिक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट, तो इसके नतीजे में रेड ब्लड सेल की जो तादाद है वो कम हो रही है और हीमोग्लोबिन भी जो है वो कम हो रही है। ठीक है। तो ये काज जो होगी वो हमें अनीमिया काज करवाएगी। ठीक है। अब हमारे पास हमने कल थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था, हमने इन इसको डिवाइड किया था, दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया था। मैंने कहा था कि हमारे पास या तो होती है इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक हीमोलाइसिस या होती है हमारे पास एक्सट्रिंसिक हीमोलाइसिस। ये दो बातें हमने की थी। इंट्रिंसिक का मैंने ये कहा था कि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है, ये हमारे पास अगर रेड ब्लड सेल मैंने एक बना लिया बाइकनकेव शेप का, ये वाला हमारे पास, तो मैंने ये कहा था कि अगर इंटरनल कोई मसला होगा, इंटरनली कोई इशू आ रहा है ना, तो ये हमारे पास होगी काज इंट्रिंसिक हीमोलाइसिस। कोई भी डिफेक्ट हो सकता है जो कि रेड ब्लड सेल के इंटरनली प्रोसेस में आ रहा है। मतलब किस तरह से कि इसकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में अगर डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है, अगर कोई आपके पास जो इंजाइम है वो सही से काम नहीं कर पा रहा, तो इंटरनल मसला अगर होगा तो वो हमारे पास होगा इंट्रिंसिक हीमोलाइसिस। एक्सट्रिंसिक वो होगा कि हमारे पास आउटसाइड बाहर से कोई चीज जो है वो रेड ब्लड सेल को तोड़ रही है, तो ये हमारे पास होगा एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो अगर मैंने मिसाल दी थी कि हमारे पास एंटीबॉडीज हैं जो कि बाहर से अटैक कर सकती हैं, रेड ब्लड सेल को बाहर से हम तोड़ने की कोशिश कर रही है कोई चीज़। उसके अलावा मैंने कहा था कि मैक्रोफेजीज हैं। ठीक है। तो मैक्रोफेजीज जो हैं वो भी इसको खाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी कंडीशन जो होगी ये आपके पास कैटेगराइज्ड होती है एक्सट्रिंसिक फैक्टर में। ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर को हमने डिस्कस करना है, ये आज का हमारा टॉपिक है। इंट्रिंसिक फैक्टर में मेनली हमारे पास कौन कौन सी हीमोलाइसिस की डिजीज हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है स्फीरोसाइटोसिस। स्फीरोसाइटोसिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोक्सिमल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। नेक्स्ट हमारे पास G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट हमारे पास काज होती है पायरोवेट काइनेज डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट वन सिकल सेल अनीमिया। ठीक है। तो ये सारी इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनली हमारे पास रेड ब्लड सेल में कोई भी डिफेक्ट होने की वजह से तो एंड में हमारे पास हीमोलाइसिस हो रही है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो मेनली हमारे पास बाहर से तीन चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं? या तो हमारे पास एंटीबॉडीज, पहली बात एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। नंबर टू हमारे पास इन्फेक्शन, एनी इन्फेक्शन जो होगा वो आपकी हीमोलाइसिस करवा सकता है एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नली। और नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिकल स्ट्रेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस? कि हमारे पास रेड ब्लड सेल ऐसी ब्लड वेसल से गुजर रहे हैं कि जो बहुत नैरो है, तो जब यहाँ से गुजरेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, वहां से गुजरने में ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ये मैकेनिकल स्ट्रेस है। या इसके अलावा कोई भी प्रोस्थेटिक वॉल है, एयोटिक स्टीनोसिस हो चुका है, कोई प्रोस्थेटिक वॉल्व हार्ट अगर डैमेज था तो हमारे पास बाहर से प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व डला हुआ है, तो जब वहां पे उसके साथ रबिंग होती है तो वहां पे भी रेड ब्लड सेल की हीमोलाइसिस हो सकती है। कोई स्टीनोस्ट एरिया तो वो भी आपके पास क्या करवा सकता है, हीमोलाइसिस करवा सकता है। ठीक है। तो ये मेन स्कीम है हमारे आज के टॉपिक की। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर की तरफ चलेंगे कि इंटरनली कौन कौन से डिफेक्ट हैं जो आपके पास करवाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे
PNH, PNH प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है जी। प्रोक्सिमल का क्या मतलब होता है? प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल एंड प्लस हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है। प्रोक्सिमल का मतलब होता है एपिसोडिक, एपिसोडिक एंड नॉक्टर्नल नाइट। ठीक है। और हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोग्लोबिन इन यूरिन। ठीक है। तो हमारे पास अगर नाइट टाइम में एपिसोडिकली लाइसिस हो रही है रेड ब्लड सेल की, जिसके नतीजे में जो हीमोग्लोबिन है वो यूरिन में आ रही है, तो ये कंडीशन हमारे पास होती है प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है। अब इसको समझने से पहले हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो रेड ब्लड सेल की हीमोलाइसिस होती है ना, वो दो तरह से होती है। एक हमारे पास होती है इंट्रावेस्कुलर, इंट्रावेस्कुलर, एंड एक होती है हमारे पास एक्स्ट्रावेस्कुलर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इंट्रावेस्कुलर जो भी होगी वो हमारे पास होगी ब्लड वेसल के अंदर। अगर ब्लड वेसल है ये, तो यहां पे रेड ब्लड सेल हमारे पास क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ठीक है। यहां से जा रहे हैं, तो अगर यहां पे डिस्ट्रक्शन हो रही है तो ये हमारे पास है इंट्रावेस्कुलर। एक्स्ट्रावेस्कुलर हमेशा कब होगी? रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। व्हाट ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ दी सिस्टम? मेनली लीवर एंड आवर स्प्लीन। तो लीवर और स्प्लीन जो है ना, वो आपके पास इन्वॉल्व होता है मेनली एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस में। तो या तो लीवर में तो या स्प्लीन में हमारे पास जो होगी एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होगी। ठीक है। और ये भी आपके पास क्या है, ये आपके पास है लीवर। अच्छा, अब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस जब भी होगी ना, तो ये आपने एक बात याद रखनी है कि इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होगी जब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होगा ना, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होगा वो आपके पास एक्टिवेट होगा। ठीक है। कि ये हमारे पास रेड ब्लड सेल को वेसल्स में ही तोड़ देगा। उसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्कुलर वेसल्स के अलावा अब हो रही है जाके स्प्लीन में और लीवर में। तो अगर रेड ब्लड सेल की जो मॉर्फोलॉजी है, ये हमारे पास जो इसकी शेप होती है बाइकनकेव, इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिस्ट्रैक हो गई है, वो आपके पास नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाला रेड ब्लड सेल जब लीवर या स्प्लीन में जाएगा, तो वहां पे जो मैक्रोफेजिस पड़े हुए हैं, ठीक है, वो इसको इनगल्फ कर लेंगे। ठीक है। क्यों इनगल्फ करेंगे? बिकॉज स्प्लीन हैव वेरी टीनी माइक्रोवेस्कुलेचर, बहुत छोटी छोटी सी यहाँ पे वेसल्स होती हैं। तो यहां से जब हमारे पास एबनॉर्मल शेप का रेड ब्लड सेल गुजरने की कोशिश करता है, तो ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। यहाँ पे जब इसकी ब्लॉकेज होती है, रुक जाता है, फंस जाता है, तो यहाँ पे पड़े हुए मैक्रोफेजेस इसको इनगल्फ कर लेते हैं। तो सारी ऐसी कंडीशन जो कि इसकी शेप को डिमॉर्फ कर रही हैं, जो कि इसकी साख्त को बिगाड़ रही हैं, वो सारी एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस करवाएंगी। ठीक है। लीवर में भी सेम यही कंडीशन होती है कि यहाँ पे भी मैक्रोफेजेस होते हैं जो इसको इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है, हमने डिस्कस करना है इंट्रिंसिक फैक्टर कि इंटरनली रेड ब्लड सेल जो है वो लाइस होने लगा है, वो हमारे पास टूटने लगा है। तो ये दोनों तरह से टूट सकता है, ये इंट्रा सेलुलर भी टूट सकता है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी टूट सकता है। और मेनली हमारे पास जो प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया की कंडीशन होती है, ये आपके पास मोस्टली होती है इंट्रा सेलुलर, इंट्रावेस्कुलर, सॉरी सेलुलर नहीं, इंट्रावेस्कुलर, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होगी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो रीजन आपके पास ये है कि यहां हम एक बहुत बड़ा रेड ब्लड सेल बनाते हैं। ठीक है। ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है और ये आपके पास इसकी मेम्ब्रेन है। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, उस पर स्पेसिफिकली एक प्रोटीन पड़ी होती है जिसको बोलते हैं जीपीआई। जीपीआई प्रोटीन होती है और ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है
सम अदर प्रोटीन को कैरी करने के लिए, कि वो इसको पकड़ के रखती है। मतलब मैं इस तरह कह सकता हूं कि ये एज अ हैंड का काम करती है, कि ये आपके पास हाथों का काम करेगी। जीपीआई प्रोटीन आपके पास पकड़ के रखेगी किसको? डैफ को, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, दिस इज कॉल्ड CD55, and also carry an other protein, this is called CD59। ये इन दोनों को पकड़ के रखती है, ठीक है। अब हमारे पास जेनेटिकली म्यूटेशन होने की वजह से ये जो जीपीआई है ना, ये जीपीआई में डिफेक्ट आ जाता है और ये हमारे पास सही से नहीं बनती, ठीक है। अगर ये DAF और CD59, MAC प्रोटेक्टिव प्रोटीन, ये जो दोनों प्रोटीन है ये हमारे पास एंटी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। एंटी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, व्हाट इज एंटी कॉम्प्लीमेंट? कि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो हमारे पास इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है, जो कि कंसिस्ट करता है C2 3 4 5, ये सारे हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं जो कि लीवर से रिलीज होती हैं, इम्यून सेल्स की तरह काम करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और ये जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है ना, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, वो आपके पास अटैक करती हैं आके रेड ब्लड सेल के ऊपर। ये सारी कहानी है। तो अगर वो रेड ब्लड सेल के ऊपर आके अटैक करेंगी तो ये दोनों जो प्रोटीन होती हैं, डैफ CD55 और उसके अलावा CD59, ये क्या करती हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट के अगेंस्ट एज अ प्रोटेक्शन का काम करती हैं। अब ये जो प्रोटीन है, अगर हमारे पास जीपीआई, ये जो हमारे पास ग्लाइकोज फास्फोटिडाइल आइनोसाइटोल, ये जो है, इतना मुश्किल नाम नहीं याद करना आपने, बस जीपीआई नाम याद करना है। तो अगर जीन म्यूटेशन की वजह से ये प्रॉपर नहीं बना तो हमारे पास ये, इसके ना होने की वजह से ना डैफ होगी और ना CD59 ना CD55, दोनों ही सही से हमारे पास रेड ब्लड सेल के मेम्ब्रेन में डेपोजिट नहीं होंगी। अगर ये डेपोजिट नहीं होंगी तो जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम था उसके अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन है रेड ब्लड सेल के? कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। अगर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होगा वो क्या करेगा कि वो रेड ब्लड सेल को मारना तोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। यहां तक हमें इसकी पैथोजेनेसिस समझ आ गई। हाउ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट, कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तो हमने कहा कि मार देता है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है? तो हमारे पास होता कुछ इस तरह से है, ड्यूरिंग नाइट, ठीक है जी, रात में जब कोई बंदा सांस लेता है शैलो ब्रीदिंग, तो उसकी जो रेस्पिरेशन ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर थोड़ा स्लो हो जाता है तो हमारे पास, हमने करना क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना होता है और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके आना होता है। लेकिन जब ड्यूरिंग नाइट ब्रीथिंग स्लो होती है ना, तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है ना, सही से ब्रीदिंग नहीं हो पा रही होती क्योंकि बंदा स्लीप में होता है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एसिडी की नेचर, एंड एसिडी की नेचर होने की वजह से अगर ये कंडीशन है तो हमारे पास हो जाएगा रेस्पायरेटरी एसिडोसिस। और अगर रेस्पायरेटरी एसिडोसिस हो गया तो ये हमारे पास मेन एक्टिवेटर है फॉर द कंप्लीमेंट एक्टिवेशन। तो अगर एसिडोसिस की कंडीशन होगी तो ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है जी। और कॉम्प्लीमेंट अगर एक्टिवेट हो चुका है तो वो हमारे पास, उसने जाके क्या करना है कि रेड ब्लड सेल को जाके मारने की कोशिश करनी है। अगर तो नेक्स्ट CD55 और CD59 प्रेजेंट है तो कॉम्प्लीमेंट से बंदा बच जाएगा, तो रेड ब्लड सेल की हीमोलाइसिस नहीं होगी। अगर वो प्रोटीन नहीं है तो हमारे पास हीमोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। और अब हमारे पास ये जो हीमोलाइसिस होती है, ये अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये इंट्रावेस्कुलर होगी या एक्स्ट्रावेस्कुलर। तो ये जो हीमोलाइसिस होती है वो इंट्रावेस्कुलर होती है, कि आपके पास वहीं पे इसको मारना शुरू कर देते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो ब्लड में ही टूटना, सॉरी ब्लड में कह दिया, वेसल्स में टूटना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से हमारे पास ये नाइट का जो फैक्टर है ये हमारे पास आ गया नोक्टर्नल। प्रोक्सिमल जो होता है वो एपिसोडिक। और आखिरी बात जो थी हीमोग्लोबिन यूरिया,
तो हमारे पास रेड ब्लड सेल में मेन क्या पड़ा होता है, हीमोग्लोबिन पड़ी होती है, ठीक है। तो जब रेड ब्लड सेल टूटेंगे तो बॉडी के बाहर क्या निकलेगा, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जब बॉडी से बाहर निकलेगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले होगा हीमोग्लोबिन ईमिया। ईमिया का मतलब होता है, हमारे पास ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है ब्लड में। तो अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो हीमोग्लोबिनीमिया। अब यही हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है, अगर ब्लड में आ गया तो वो किडनी के पास भी जाएगा। तो अगर किडनी में यूरिन के पास चला गया, यूरिन में आना शुरू हो गया, तो ये कंडीशन हमारे पास कहलाएगी हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन थी जो कि प्रोक्सिमल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया में होता है, ठीक है जी। यहां तक जितनी बातें हमने पढ़ी है ना, इसको बुक से एक दफा मैं आपको रीड करवाता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन है जी, प्रोक्सिमल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल म्यूटेशन इंक्रीज कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस स्पेशली एट नाइट। एक्वायर्ड पीआईजी म्यूटेशन इम्पेयर्ड, इसमें म्यूटेशन आती है आपके पास पीआईजी में, जिसकी वजह से जीपीआई एंकर synthesis for decay accelerating factor DAF and CD55 and the membrane inhibitor of reactive lysis MIRL CD59 which protect red blood cell membrane from complement। तो अगर हमारे पास impaired GPI होगा तो ये एंकर करता है डैफ को, और उसके अलावा मेम्ब्रेन इनहिबिटर रिएक्टिवेटर लाइसिस जो होता है, उन दोनों को ये आपके पास एज अ एंकरिंग का काम करता है, तो उसको पकड़ के रखता है मेम्ब्रेन में। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होगा वो इसको मारना शुरू कर देगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो कंडीशन होती है ना, तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल में म्यूटेशन होती है। अब इसमें सिर्फ रेड ब्लड सेल इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि इसके साथ साथ हमारे पास इस कंडीशन में प्लेटलेट्स और उसके अलावा हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स और प्लस व्हाइट ब्लड सेल जो है ना, उनकी भी हीमोलाइसिस होना शुरू हो जाती है, ये दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये कोम्स टेस्ट नेगेटिव हीमोलिटिक अनीमिया मेनली इंट्रावेस्कुलर, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ, अभी इसको नहीं समझना आपने, ठीक है। ये लाइन नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है ना एक्सट्रिंसिक, उसमें बताऊंगा डिटेल में। पैनसाइटोपिनिया, वाई पैनसाइटोपिनिया, पैन का मतलब होता है कि कंप्लीट, मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्लेटलेट्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं, और रेड ब्लड सेल भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स म्यूटेशन। के हेमेटोपोइटिक सेल की म्यूटेशन है तो तीनों ही की डेफिशिएंसी होगी, तीनों ही हमारे पास डिस्ट्रॉय होंगी। वेनस थ्रोम्बोसिस एंड बड चियारी सिंड्रोम, ये बात करते हैं। पिंक रेड यूरिन इन मॉर्निंग एसोसिएटेड विद ए प्लास्टिक अनीमिया एक्यूट ल्यूकीमियाज। तो इसके नतीजे में हमारे पास ये जो कॉम्प्लिकेशन है ना, वो क्या क्या है, वो बातें सारी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। लैब CD55 एंड 59 नेगेटिव रेड ब्लड सेल ऑन फ्लो साइटोमीट्री। फ्लो साइटोमीट्री में हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास टेक्निक होती है, हम बाहर से एंटी CD55 एंड एंटी CD59 एंटीबॉडी हमारे पास हम ब्लड में देते हैं, शामिल करते हैं, और साथ हमारे पास जो पेशेंट का ब्लड होता है ना, तो उसको एक एडवाइस होती है फ्लो साइटोमेट्री, उसमें डाल के हम उसको मतलब कि रन करते हैं। तो उसके नतीजे में अगर तो CD55 और CD59 प्रोटीन प्रेजेंट होगी तो उसकी एंटीबॉडी उसके ऊपर जाके क्या करेगी, स्टक हो जाएगी, ठीक हो गया। और अगर हमारे पास वो प्रोटीन ही नहीं है, CD55 और CD59 वो होंगी नहीं, क्योंकि वो एंकर करने वाली जो उसको प्रोटीन है वो नहीं है, तो इसके नतीजे में हमारे पास फ्लो साइटोमेट्री वाला जो टेस्ट होता है वो नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव आता है। और ट्रीटमेंट इसकी क्या है, एकोलिजुमाब टारगेट टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। तो इकोलिजुमाब हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के खिलाफ ही हम एंटीबॉडीज देते हैं, ठीक है। जिसके नतीजे में तो जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम था ना, मतलब कि C5 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जो कि मेनली MAC मेजर, आपके पास मेजर अटैक कॉम्प्लेक्स जो बनाता है, तो इसके खिलाफ हम बाहर से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देते हैं जिसका नाम होता है इसोलिजुमाब। तो ये आपको बॉडी में इसकी हीमोलाइसिस के लेवल को कम कर सकती है। तो मेनली हमारे पास इसमें जो आपको पता होना चाहिए थ्रोम्बोसिस, के थ्रोम्बोसिस क्यों होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हमारे पास जब ये हीमोलाइसिस होगी ना, प्रोक्सिमल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया,
PNH। तो हीमोलाइसिस होने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है, और हीमोग्लोबिन यूरिया नेक्स्ट क्या कर देगा कि हमारे पास रीनल फेलियर काज करवा देगा, रीनल फेलियर, क्योंकि ये हमारे पास किडनी के सेल को डैमेज कर सकता है। उसके अलावा प्रोक्सिमल नक्चर्नल हीमोग्लोबिन की वजह से जब हीमोलाइसिस होगी तो फ्री हीमोग्लोबिन जो है ना, फ्री हीमोग्लोबिन, वो आपके पास जब ब्लड में आएगी तो ये हमारे पास थ्रोम्बोटिक इन कंडीशन होती है। थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बोटिक का क्या मतलब है कि ये क्लॉट बना सकती है, ठीक है। तो हमारे पास उसके अलावा प्लेटलेट्स की भी, प्लेटलेट्स जो होते हैं ना उनकी भी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। तो फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लेटलेट्स प्लस फ्री हीमोग्लोबिन, ये दोनों हमारे पास थ्रोम्बोटिक फैक्टर हैं जिनके नतीजे में थ्रोम्बोसिस हो सकती है, क्लॉटिंग हो सकती है। इसके अलावा ये जो फ्री हीमोग्लोबिन है ना, ये आपके पास बाइंड कर जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। ये बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है और ये इसमें से एमसीक्यूज आएगा। वाई प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, ये जो ये वाला जो पेशेंट होता है उसको एब्डोमिनल पेन क्यों होता है, तो वो मैं आपको बताने लगा हूं। आपके पास जो फ्री हीमोग्लोबिन है ना, वो आपके पास बाइंड कर जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। तो आपके पास जब नाइट्रिक ऑक्साइड बाइंड हो जाएगा फ्री हीमोग्लोबिन के साथ, तो हमारे पास जो फ्री नाइट्रिक ऑक्साइड होगा ना वो कम हो जाएगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड मेनली इन्वॉल्व होता है रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, कि ये मसल्स को रिलैक्स करवाता है। अगर फ्री नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा तो मसल्स रिलैक्स नहीं होंगे और वो आपके पास कॉन्स्टेंटली कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगे। अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हैं वो आपके पास, तो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से मेनली ये जो पेशेंट होगा वो प्रेजेंट करेगा एक तो अरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ, उसके अलावा डिस्फेजिया, डिस्फेजिया, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास एब्डोमिनल पेन। तो एब्डोमेन के जो मसल है ना वो भी बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाएंगे। तो ये तीनों कंडीशन, डिस्फेजिया प्रॉपर खा नहीं सकेगा, और अरेक्टाइल डिसफंक्शन हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड मेनली कॉर्पस कवर्नोजम में जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट रखता है। तो जब डायलेशन होती है तो डायलेशन मेनली इन्वॉल्व होती है इरेक्शन ऑफ द, अब आपके पास पीनस में। तो आपके पास जब फ्री नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाएगा तो मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगे, तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिसके नतीजे में प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा पीनस की तरफ, तो वो इरेक्ट नहीं होगा। तो मेनली आपके पास एरेक्टाइल डिसफंक्शन भी ये पेशेंट जो होगा वो प्रेजेंट करेगा। तो ये बहुत ही अहम टॉपिक था जिसको आपने इसी तरह फिंगर टिप्स पे याद करना है, इसी तरह से याद करना है जैसे मैंने बताई है। जो जो इनमें अहम बातें हैं कि हमारे पास इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होती है, GP1 एंकर प्रोटीन है जो कि CD55 और 59 को एंकर करती है। और अगर इसमें डिफेक्ट होगा तो ये दोनों प्रोटीन नहीं होंगी, अगर ये नहीं होंगी तो ये एंटी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट कैसे होगा, ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने की वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ठीक है जी। और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जो होगा वो रेड ब्लड सेल की लाइसिस करवाएगा। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपके पास टूट के पहले ब्लड में आएगी, हीमोग्लोबिनीमिया, फर्दर हीमोग्लोबिन यूरिया। एंड नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती है, मोस्ट कॉमन थ्रोम्बोसिस हो सकता है क्योंकि फ्री हीमोग्लोबिन जो है वो आपके पास अटैच हो सकती है एंडोथेलियल सेल के साथ। उसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है वो बाइंड हो जाती है फ्री हीमोग्लोबिन के साथ, इसका लेवल कम हो जाता है तो मसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, विद रीजन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है पायरोवेट काइनेज डेफिशिएंसी। पायरोवेट काइनेज डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। सेम आपके पास इंट्रिंसिक फैक्टर है, रेड ब्लड सेल के अंदर कोई मसला होगा, क्या मसला होगा वो देख लेते हैं। कि अगर हमारे पास ये रेड ब्लड सेल है, ये हमारे पास है रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल में होता कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारे पास कन्वर्ट होता है पायरोवेट में, ठीक है जी, पायरोवेट। एंड यहाँ पे फोस्फोइनोल पायरोवेट, पीईपी, जब कन्वर्ट होता है ना पायरोवेट में, तो यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है पायरोवेट काइनेज। फॉस्फोइनोल पायरोवेट को कन्वर्ट करता है पायरोवेट में
पायरोवेट काइनेज एंजाइम, ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये एंजाइम, इसको ये एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस, इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और जब ये प्रोसेस होता है ना ग्लाइकोलाइसिस का, तो इसके नतीजे में यहां हमें प्रोडक्ट पता क्या मिलती है, हमें एटीपी मिलती है। ठीक हो गया जी। तो यहां से रेड ब्लड सेल पता क्या करता है, एटीपी निकाल लेता है। जब यहां से एटीपी निकाल लेता है ना, तो इसको एटीपी का ये जो इसका जो सोर्स होता है सिंगल यही सोर्स होता है जिधर से ये एटीपी लेता है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं होता इसमें रेड ब्लड सेल में। अब हमारे पास ये जो एटीपी है, तो आपको पता है तमाम सेल के ऊपर ट्रांसपोर्टर होते हैं। विच ट्रांसपोर्टर्स? सोडियम पोटाशियम एटीपेज ट्रांसपोर्टर। पोटाशियम अंदर जाएगा, सोडियम बाहर आएगा, विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। और एटीपी कहां से आ रही थी, यहां से एटीपी आ रही थी। और ये प्रॉपर पंप जो था वो काम कर रहा था। अब हुआ इस तरह से कि इसकी होगी डेफिशिएंसी। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इस एटीपी की डेफिशिएंसी होगी। अगर इस एटीपी की डेफिशिएंसी होगी तो ये जो पंप था वो आपके पास चलेगा, ये नहीं चलेगा। अगर ये पंप नहीं चलेगा तो हमारे पास जो मेम्ब्रेन है ना रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन, अगर वो आपके पास उसको एटीपी नहीं मिल रही, तो वो आपके पास अपनी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देगी। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ना वो स्टिफ होना शुरू हो जाएगी, ये इसमें स्टिफनेस आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके पास मेम्ब्रेन के जो ट्रांसपोर्टर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, इसको एटीपी नहीं मिल रही। अगर ये स्टिफ हो जाएगी, तो मैंने कहा कि हमारे पास ये बाइकॉनकेव शेप होता है। और जब ये इस तरह स्प्लीन की माइक्रोवेस्कुलेचर के पास जाता है ना, यहां से जब गुजरता है ये स्मॉल स्मॉल वेसल्स जो है वहां से जब गुजरता है ना, तो ये बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। और ये इस तरह आपके पास फ्लेक्सिबल वेसल से पास कर जाता है इजीली। लेकिन अगर ड्यू टू स्टिफनेस ऑफ मेम्ब्रेन, तो जब ये स्प्लीन के पास जाएगा तो यहां पे जाके ये स्टक हो जाएगा। और वहां पे जो मैक्रोफेजिस पड़े हुए हैं, ये जो मैक्रोफेजिस हैं, वो कहेंगे जी शिकार आ गया तो इसको खाना शुरू कर दो। तो ये सारी कंडीशन होती है इस तरह से। अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि व्हाट काइंड ऑफ हीमोलाइसिस इज दिस, इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर? तो मैंने ऊपर पहले बताया था आपको कि दिस इज द एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, क्योंकि ये हो रही है स्प्लीन में। स्प्लीन में जो वेस्कुल हीमोलाइसिस होगी वो एक्स्ट्रावेस्कुलर है, और जो वेसल्स में होगी वो इंट्रावेस्कुलर है। तो हमारे पास अब अगर हम बात करें पायरोवेट काइनेज डेफिशिएंसी अनीमिया, तो व्हाट काइंड ऑफ एनीमिया हीमोलाइसिस, मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूं एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस। ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन होगी। ठीक है जी। अब हम बुक पे जाते हैं तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या मेन चीजें हैं। वो ये कह रहा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है, पायरोवेट काइनेज डिफेक्ट, डिक्रीज एटीपी, रिज्ड रेड ब्लड सेल्स, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस, इंक्रीज लेवल ऑफ 2,3-बीपीजी। ये जो बात है ना, ये मैंने अभी बिल्कुल नहीं बतानी है आपको, क्योंकि ये है हमारे पास बहुत ही वास्ट टॉपिक है जो कि हम रेस्पिरेटरी में डिस्कस करेंगे। अभी आपको आधी बात बताने का कोई फायदा नहीं है, ये डिटेल में बताऊंगा। ठीक है जी। डिक्रीज हीमोग्लोबिन अफिनिटी, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास जो हीमोलाइसिस होती है वो किस तरह से होती है। तो पायरोवेट काइनेज की डेफिशिएंसी है, एटीपी की डेफिशिएंसी हुई तो वो आपको एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस करवा देगा। तो हीमोलाइटिक अनीमिया इन न्यूबॉर्न्स, ब्लड स्मीर शो ब्लड सेल बर्थ सेल्स। तो आपके पास जो जब हम लैब्स में देखते हैं तो बर्थ सेल मिलते हैं। अच्छा, ये जितनी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है ना, ये हम डिस्कस कर लें। एंड पे मैं आपको सारी फाइंडिंग्स जो है ना वो दिखाऊंगा, बुक पे उन्होंने प्रॉपर दी हुई हैं। ठीक है। तो इसमें हमें बर्थ सेल मिलेंगे, G6PD में हीन्स बॉडी मिलेंगी, बाइट सेल्स मिलेंगे, ये देखें। और उसके अलावा हमें स्फीरोसाइट्स मिलेंगी, होल जोल बॉडी मिलेंगी इसमें स्फीरोसाइटोसिस में। तो ये सारी जो है ना मैं आपको एंड पे दिखा देता हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात डिस्कस करते हैं G6PD डेफिशिएंसी अनीमिया। यहां पे थोड़ा सा आपको मजा आएगा ये पढ़ने में। G6PD डेफिशिएंसी अनीमिया। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले ना मैं आपको बायोकेम पे लेके जाऊंगा। बायोकेम पे एक टॉपिक थोड़ा सा देखेंगे हम, फिर उसके बाद मैं आपको इधर लेके आऊंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। चलें जी। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है।
ये इसको HMP शंट भी कहा जाता है। हमारे पास यहाँ पे होता कुछ इस तरह से है कि जो ग्लूकोज है ना, आल्सो कॉल्ड HMP शंट, प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ NADPH। ये जो पाथवे ये हमें प्रोवाइड करता है NADPH फ्रॉम अबंडेंटली अवेलेबल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। NADPH इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्टिव रिएक्शंस, ग्लूटाथायोन रिडक्शन इनसाइड रेड ब्लड सेल्स। बस इधर तक हमें पता होना चाहिए, आगे जो बात है वो और है। तो ये हमारे पास ग्लूटाथायोन की रिडक्शन के लिए हमारे पास हेल्पफुल है। अच्छा, इस बात में भी होता क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो जाता है 6 फॉस्फोग्लूकानेट में, और इसके नतीजे में हमें पता क्या, ये ये जो एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ये मेनली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, तो यही आपके पास होता है G6PD। इसी को उन्होंने एब्रीवेट किया हुआ है। ग्लूकोज, G से ग्लूकोज, 6 वही है 6, P से हमारे पास फॉस्फेट, और D से डीहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे आप ये देखें, ये जो एंजाइम यूटिलाइज हो रहा है ये इस प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहा है 6 फास्फोग्लूकोनेट में, और इसके नतीजे में हमारे पास NADP आल्सो कन्वर्ट इनटू NADPH, और हमें चाहिए NADPH। ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि रेड ब्लड सेल में जब भी कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगी तो ये NADPH उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज कर देता है अगर कोई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आती है। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे आएगी, मतलब कि हमारे पास जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास एक होते ही H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्यों बनता है, कैसे कैसे बनेगा, तो मिसाल के तौर पे मैं इधर लिख देता हूं कि कोई बंदे को इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है जी, इन्फेक्शन हो गया, मैक्रोफेजिस जो होते हैं ना वो मेनली H2O2 को रिलीज करते हैं बॉडी से। ठीक है, और ये जो होता है वो आपके पास इन्फेक्शन एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं ना उनको मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर ये H2O2 बन गया है, बना क्यों है? क्योंकि ये बैक्टीरिया को मारे। ठीक है, कि ये आपके पास जो बैक्टीरिया है ना इसको मारे, इसलिए बनाया। लेकिन अब ये अगर रेड ब्लड सेल को मारना शुरू कर देगा, ये तो अपनी ही फौजी मार रहा है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भाई तू जिस काम के लिए बना है ना तूने वही काम करना है, खुद मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना। तो इस चीज के लिए हमारे पास NADPH की जरूरत होती है, पहली बात होगी जी। तो NADPH हमें हेल्प करेगा कि हमने रेड ब्लड सेल को मरने नहीं देना। अब होता कुछ इस तरह से है कि इसके अलावा हमारे पास एक तो NADPH हमें चाहिए, एक हमारे पास एक और प्रोडक्ट होती है जिसको हम कहते हैं ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन, ठीक है जी। तो ये ग्लूटाथायोन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट है। अब होगा कुछ इस तरह से कि ये ग्लूटाथायोन जो होगा वो हमारे पास इसके साथ मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ मिलके इसको कन्वर्ट कर देगा वाटर में, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज कर दिया वाटर में, और खुद ये जो ग्लूटाथायोन था ये कन्वर्ट हो गया किस में? ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड में। ठीक है जी, ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड, ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड में कन्वर्ट हो गया। समझ आ गई जी। यहां तक हमारे पास ये जो प्रोसेस चलता है ना, यहाँ पे इंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज। वो एंजाइम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है कि इसको कन्वर्ट कर दिया H2O में, वाटर में, और खुद ग्लूटाथायोन जो था ना वो कन्वर्ट हो गया ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड में। फर्दर अब एक दफा दफा तो इसने कर दिया है। अब अगर इन्फेक्शन परसिस्टेंट है, यहाँ पे इतने ज्यादा H2O2 बने हुए हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड इतने ज्यादा हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास ग्लूटाथायोन ये कर पाएगा? एक दफा तो कर दिया, अब तो ग्लूटाथायोन खत्म हो गया, वो तो बन चुका है ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड। तो नेक्स्ट कुछ इस तरह से होता है कि ये ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड जो है दोबारा से हमारे पास कन्वर्ट होता है। ठीक है जी, दोबारा से कन्वर्ट होता है ग्लूटाथायोन में। ठीक है, और यहां पे जो एंजाइम यूटिलाइज होता है इसको हम बोलते हैं ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। ग्लूटाथायोन रिडक्टेज।
ठीक है। तो जब ये इंजाइम यूटिलाइज हुआ तो इसने ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड को कन्वर्ट कर दिया ग्लूटाथायोन में। लेकिन लेकिन ये प्रोसेस सिंगल नहीं होता, इसको ग्लूटाथायोन रिडक्टेज को, इस प्रोसेस को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है NADPH। ये जो ऊपर मैंने बात की थी NADPH, तो ये हमारे पास NADPH होगा तो तभी आपके पास ये जो ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड है वो कन्वर्ट होगा ग्लूटाथायोन में, और ये NADPH फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा NADP में। और ये NADPH कहां से आ रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो फर्दर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 ग्लूकोनेट में कन्वर्ट करी जा रहा है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। दोबारा से बुक पे आते हैं, तो यहां से हमने क्या निकाला था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ये NADPH बना रहा था, ठीक है। और अब हमारे पास ये NADPH जो है वो बार बार यूटिलाइज हो रहा है। अब हम चलते हैं इस पाथवे पे, तो यही पाथवे मैंने वहां पे बनाया था कि हमारे पास ये है हाइड्रोजन परऑक्सीडेज। हाइड्रोजन परऑक्सीडेज जब आता है तो ये जो है ग्लूटाथायोन जो होता है वो ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज को यूज करता है, और इस हाइड्रोजन परऑक्सीडेज को कन्वर्ट कर देगा वाटर में, H2O में। ओके हो गया जी। और खुद ये कन्वर्ट हो जाता है GSSG, ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड में। अब ये ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड तो यहाँ पे पड़ा रह जाएगा, तो फर्दर हमारे पास फिर NADPH आएगा। NADPH दोबारा से इस ये जो ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड है इसको दोबारा से कन्वर्ट कर देगा रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन में, और खुद ये कन्वर्ट हो जाएगा NADP में, ठीक है। और ग्लूटाथायोन रिडक्टेज यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। अब ये जो हमारे पास NADPH बार बार आ रहा है वो कहां से आ रहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम जो था वो बार बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहा था 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन में, और यहां से हमें NADPH बना। तो ये सारा पाथवे था। तो मेन हमारे पास वहां पे जो हमने कहा कि किस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, तो इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से अगर ये पूरा पाथवे नहीं चलेगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से रेड ब्लड सेल की जो होगी वो डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी। यहां तक बात हमारी क्लियर होगी। अब हम यहां से डिस्कस करेंगे उस एंजाइम, वो जो अनीमिया है वहां पे इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, यहां पे ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, NADPH is necessary to keep glutathione reduce. Okay है जी, which in turn detoxify free radicals and peroxidase. ठीक है। Decrease NADPH in red blood cell leads to hemolytic anemia due to poor red blood cell defense. कि अगर NADPH की डेफिशिएंसी होगी तो रेड ब्लड सेल की हीमोलाइसिस होगी अगेंस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमारे पास कौन कौन सी ऐसी काजेज हैं कि जिसके नतीजे में बॉडी में ऑक्सीडाइजिंग, ये हमारे पास जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बन सकते हैं। तो मेनली हमारे पास एंटी मलेरियल ड्रग्स जो हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स जो हैं, ठीक है, प्रेमिक्विन मेनली यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रेमिक्विन लिखा हुआ है। उसके अलावा हमारे पास सल्फोनामाइड्स जो ड्रग हैं, फीवा बीन्स, ये आपने नहीं भूलना कि फीवा बीन्स जो है ना ये मेनली हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं हमारे जो रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स बनाने में। कि ऐसे बंदे जो फेवा बीन्स खा रहे हैं, तो ऐसा MCQs आएगा कि वो सिर्फ ये चीज मेंशन करेगा कि एक बंदा जो है उसकी डाइट में बहुत ज्यादा फेवा बीन्स है, तो आप लोग फर्दर हमने उसको डायग्नोज करना है, तो वो आपने खुद डायग्नोज करना है कि उसको हीमोलिटिक अनीमिया है। ठीक हो गया। तो ये जो हीमोलिटिक अनीमिया होता है ना, ये आपके पास इंट्रावेस्कुलर होगा या एक्स्ट्रावेस्कुलर, इंट्रावेस्कुलर होगा। खुद ब खुद रेड ब्लड सेल जो होंगे वो आपके पास वेसल्स में ही टूटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इन्फेक्शन, उसने कहा कि इन्फेक्शन काज हो सकती है, कैन आल्सो प्रेसिपिटेट हीमोलाइसिस, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स दैट डिफ्यूज इनटू रेड ब्लड सेल काजिंग ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो ये वही बातें हैं जी। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मोस्ट कॉमन ह्यूमन एंजाइम डेफिशिएंसी, मोर प्रिवेलेंट अमंग डिसेंड्स ऑफ द पॉपुलेशन इन द मलेरिया एंडेमिक रीजन्स। कि आपके पास जो अफ्रीका वाला एरिया है ना वहां पे ये ज्यादातर कंडीशन पाई जाती है। हीन्स बॉडी, व्हाट इज द हीन्स बॉडी, तो हीन्स बॉडी हमारे पास जब ये, तो इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर इसमें दोनों कंडीशनें हो सकती हैं कि हमारे पास ये जो हीमोलाइसिस होगी ना इसकी इंट्रावेस्कुलर भी होगी और एक्स्ट्रावेस्कुलर। अब हुआ कुछ इस तरह से कि जब H2O2 हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्सीडेज था, वो ये रेड ब्लड सेल के साथ रिएक्ट उसने किया, सॉरी चल क्यों नहीं रही, अच्छा जी। तो जब ये रिएक्ट किया तो हमारे पास वो इसमें जो हीमोग्लोबिन पड़ी हुई है ना, हीमोग्लोबिन उसके साथ अटैच हो जाती हैं। जब उसके साथ अटैच हो जाती है ना तो हीमोग्लोबिन जो होती है ना वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हो जाती है, ठीक है।
तो ये आपके पास जो रेड ब्लड सेल है, इसमें अब इसकी जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या पड़ा हुआ है, H2O2 हाइड्रोजन peroxidase साथ अटैच है हीमोग्लोबिन के। तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से नजर आएगा, रेड ब्लड सेल में हमारे पास ये ब्लू ब्लू डॉटेड एरिया नजर आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हीम्स बॉडीज। ये क्या है, हीम्स बॉडीज। हीम्स बॉडीज मेनली कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और डीनेचर हो जाती है, उसकी शेप बदल बदल जाती है, और इस तरह से हमें रेड ब्लड सेल नजर आते हैं। अब यही जो हीम बॉडी है, अब जब ये सप्लीन में जाएंगी ना, तो सप्लीन पता क्या करेगी, सप्लीन कहेगी उसको, वो आपके पास एक्सरे का भी काम करती है सप्लीन, वो उसको अंदर तक नजर आता है कि बंदे के दिल में क्या चल रहा है। तो सप्लीन कहेगी कि ये तो हीम्स बॉडी लेके आ रहा है रेड ब्लड सेल, तो मैं इसको खाऊं। तो जिधर जिधर हीम्स बॉडी होंगी तो वो उसको बाइट करेगा, काटेगा उसको। तो चंक जो उसका साथ डिसलॉज होगा ना, जितना हिस्सा उसका टूट जाएगा, तो वहां पे हमें नजर आएंगे बाइट सेल। तो रेड ब्लड सेल बाकी सही है, तो एक तरफ से टूटा हुआ है, तो इस वजह से बाइट सेल भी हमें नजर आते हैं। तो हिस्टोलॉजी पे हमें बाइट सेल एंड प्लस हीम्स बॉडी जो है वो इसमें मिलती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे होगी ये बात। अब उधर दोबारा आते हैं, तो वहां से हम थोड़ी बात डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। बोर तो नहीं हो रहे अहमद भाई, आवाज आ रही है? यहाँ पे जी हम आ थे रही ना, है। जी, मैंने कहा बोर तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं। ठीक है, ओके है। अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पे G6PD डेफिशिएंसी को हमने डिस्कस किया है। तो वही बातें, वो जिधर से मैंने आपको पढ़ाया ना, तो वहाँ ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, तो वहां से आपने पढ़ना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हीन्स बॉडीज हैं और बाइट सेल जो हैं वो इसमें मिलते हैं। फावा बीन्स नहीं इस बंदे को देनी, कास्ट एक्स्ट्रा सेलुलर वेस्कुलर एंड इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, तो ये दोनों ही करवाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया क्यों होगी, इंट्रावेस्कुलर एक्स्ट्रावेस्कुलर, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन यूरिया, ये मैं एंड पे आपको बताऊंगा, सारा जब पढ़ा लूंगा ना, एक्स्ट्रा इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रा वेस्कुलर, तो ये सारी मैं बातें आपको एंड पे बताऊंगा कि हीमोग्लोबिन यूरिया हेप्टोग्लोबिन, वो सारी डिटेल में कल बताया था। लेकिन वो ये कंडीशन है कि थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग रह गया होगा, तो फिर उसको क्लियर करता हूँ एंड पे। अच्छा, ये बात होगी आखिरी। आज हमने जो यहाँ पे इंट्रिंसिक का जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस। तो हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस में हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो रेड ब्लड सेल की प्रोटीन होती है ना, जो इसके मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, उनमें डिफेक्ट होता है, स्फीरोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास है रेड ब्लड सेल एक। तो रेड ब्लड सेल में हमारे पास इसकी जो स्टेबिलिटी मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करती है ना प्रोटीन, मेनली आपके पास होती है स्पेक्ट्रिन, जो कि इस तरह से पड़ी होती है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास और भी होती हैं, एनकैरिन होती है, ठीक है। तो बहुत सारी आपके पास प्रोटीन होती हैं जो कि मेम्ब्रेन को साइटोस्केलेटन के साथ अटैच करती हैं, जो कि इसको प्रॉपर इंटीग्रिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अगर इन प्रोटीन में स्पेक्ट्रिन, ठीक है, एनकैरिन, तो मेनली स्पेक्ट्रिन आपके पास ये प्रॉपर अगर नहीं बनी, तो ये करवा देगी स्फीरोसाइटोसिस। तो व्हाट इज द स्फीरोसाइटोसिस? नॉर्मली रेड ब्लड सेल जो हैं वो आपके पास बाइकनकेव होते हैं, ठीक है, बाइकनकेव इन शेप होते हैं, एलिप्टिकल। लेकिन अगर वो इस तरह से सफेयर की शेप में बन गए हैं, तो इसको कहेंगे स्फेरोसाइटोसिस। ये सफेयर की शेप में क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो मेम्ब्रेन नहीं रही जो इसको प्रॉपर बाइकनकेव शेप प्रोवाइड करती थी, उस प्रोटीन का डिफेक्ट है। और ये जो आपके पास रेड ब्लड सेल होते हैं, यहाँ पे मेन चीज जो आपको पता होना चाहिए, जो एमसीक्यूज आएगा, इंक्रीज एमसीएचसी। इंक्रीज एमसीएचसी, व्हाट इज इंक्रीज एमसीएचसी? मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। मेनली आपके पास अगर मैं रेड ब्लड सेल बनाऊं ना, तो ये आपके पास एक रेड ब्लड सेल है, ये एक रेड ब्लड सेल है, ठीक है। तो इसमें जो हीमोग्लोबिन होती है ना, वो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल की जो हीमोग्लोबिन होती है ना, वो इस तरह से स्कैटर होती है साइडों पे, ठीक है, जो कि सेंट्रली पेल कलर प्रोवाइड करती है। पेल का क्या मतलब है कि जो हमारे पास दरमियान वाला रेड ब्लड सेल का एरिया होगा ना, हिस्टोलॉजिकली जब पिक्चर देखते हैं तो वो आपको पेल नजर आएगा, व्हाइट। और जो आपके पास लेटरल बेजल्स होंगी वो आपको डार्क नजर आएंगी, ड्यू टू हीमोग्लोबिन प्रेजेंस ऑन द मार्जिन ऑफ द रेड ब्लड सेल।
अब हमारे पास ये जो हीमोग्लोबिन होती है ना, इसकी कंसंट्रेशन डिक्लेयर करती है हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अगर अगर हमारे पास कि ये जो प्रोटीन नहीं है, तो आपके पास जो बाइकनकेव स्ट्रक्चर नहीं पूरा मेंटेन रह रहा, तो अगर आपके पास स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस नहीं है, तो जो आपका रेड ब्लड सेल होगा ना, वो थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक हो कैसे हो जाएगा कि आपके पास ये प्रॉपर फ्रेजाइल नहीं होगा, मतलब कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा, और ये अपनी शेप को चेंज कर लेगा। जब अपनी शेप को चेंज चेंज कर लेगा ना, तो ये हमारे पास सारे का सारा डार्क नजर आएगा। अब इसका डायामीटर कम हो गया है, लेकिन हीमोग्लोबिन उसमें उतनी है, तो इस वजह से इसकी जो MCHC है ना, वो आपको इंक्रीज मिलेगी। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो होगी वो आपको ज्यादा मिलेगी। दिस इज द MCQs, ये आएगा कि कौन सा अनीमिया है जिसमें MCHC आपको ज्यादा मिलती है, तो ये आपके पास होता है स्फीरोसाइटोसिस। अब इसके अलावा नेक्स्ट इसमें ये बात है कि इस कंडीशन में हमें होल जोल बॉडीज मिलती हैं। अब ये जितने भी स्फेरोसाइटोसिस हैं, तो ये आपके पास स्फेरोसाइट्स जो हैं, जब स्प्लीन के पास जाते हैं ना, तो स्प्लीन की जो माइक्रो वेसल्स हैं, वहां से ये गुजर नहीं पाते, क्योंकि जब गुजर नहीं पाते तो वहां पे स्टक हो जाते हैं, तो मैक्रोफेजेस इसको खाना शुरू कर देते हैं। रेटिकुलोसाइट्स जो होगा वो ज्यादा मिलेगा। रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट का क्या मतलब है कि हमारे पास इमेच्योर रेड ब्लड सेल, कि जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल है ना, वो आपको ज्यादा मिलेंगे। कि ज्यादा हो जाएगा ना, कि रेड ब्लड सेल अगर आपके पास लाइसिस उनकी हो रही है बार बार, तो वो बॉडी में ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। और जब ये आपके पास यहाँ पे स्टक होते हैं स्प्लीन में, तो ड्यू टू अल्ट्रेशन इन द शेप, तो मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो इनको खाना शुरू कर देते हैं। ये बात है। और आपको अपीयरेंस कैसे मिलेगी, आपको स्फीरोसाइट्स मिलेंगे हिस्टोलॉजिकल, ये इस तरह गोल गोल से रेड ब्लड सेल मिलेंगे और डार्क मिलेंगे, सारे के सारे। MCHC कम मिलेगा। इसके अलावा हॉल जॉल बॉडीज मिलती हैं, हॉल जॉल बॉडीज, ठीक है। तो हाउल जॉल बॉडीज क्यों मिलती हैं? क्योंकि हमारे पास जब ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल की लाइसिस हो रही है, क्योंकि एबनॉर्मल है, प्रॉपर नहीं बन पा रहे, डिफेक्ट है, जेनेटिकली डिफेक्ट है, कि सही प्रोटीन नहीं बन पा रही, इंटीग्रिटी नहीं आ रही, तो रेटिकुलोसाइट्स काउंट ज्यादा होता है। जब रेटिकुलोसाइट काउंट ज्यादा होता है ना, तो रेटिकुलोसाइट इमेच्योर रेड ब्लड सेल हैं, तो कुछ रेड ब्लड सेल हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रह जाता है, ठीक है। प्रीजेंस ऑफ न्यूक्लियस रेमिनेंट्स, प्रीजेंस ऑफ न्यूक्लियर रेमिनेंट, रेमिनेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन में होगा कुछ इस तरह से कि इसको हम कहेंगे हाउल जोल बॉडीज। नॉर्मली पता क्या होता है कि जिन जिन रेड ब्लड सेल में DNA या उसका रेमिनेंट रिमेनिंग रह जाता है ना, तो हमारी स्प्लीन जो होती है ना, वो उसको खा जाती है। तो स्प्लीन आपके पास वही रेड ब्लड सेल आगे फिल्ट्रेशन में भेजती है जो कि नॉर्मल होते हैं। तो अगर अब नॉर्मल रेड ब्लड सेल होंगे तो उसको खा जाती है, लेकिन इस कंडीशन में वो अपने काम में इतना ज्यादा मसरूफ होती है कि उसको पता नहीं होता कि इसको भी खाना है, तो वो स्फीरोसाइट्स को ही करती रहती है। लेकिन एक और भी कंडीशन है कि अगर स्फीरोसाइटोसिस किसी बंदे को है ना, तो स्फीरोसाइटोसिस में स्प्लीनेक्टमी भी कर दी जाती है। स्प्लीनेक्टमी, कि स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्फीरोसाइटोसिस, के स्प्लीन ही निकाल दो। बिकॉज वजह मेन ये होती है कि ये जो आपके पास रेड ब्लड सेल होते हैं ना, उनकी ऑक्सीजन ट्रांसफरिंग कैपेसिटी, जो कैपेसिटी होती है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, कि वो ऑक्सीजन नॉर्मल ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो बाकी ऑक्सीजन का मसला नहीं होता, लेकिन उसके शेप का मसला होता है। तो इस वजह से स्प्लीन को ही उड़ा दिया जाता है। जब स्प्लीन को रिमूव कर देंगे, तो ये आपके पास एक ट्रीटमेंट है, इसकी ट्रीटमेंट में ये करते हैं। तो अगर स्प्लीन नहीं होगी तो मोर ज्यादा होल जोल बॉडीज मिलेंगी। वो रेड ब्लड सेल के जिसमें रेमिनेंट रह जाता है DNA का, वो और ज्यादा प्रोमिनेंट मिलेंगे स्फीरोसाइटोसिस में, क्योंकि स्प्लीन ही नहीं होगी। इसको डायग्नोज करने के लिए एक और टेस्ट होता है कि हम ऐसे करते हैं कि अगर हमारे पास ये एक बीकर है, तो बीकर में हमने रेड ब्लड सेल डाल दिए। अगर हमने बीकर में रेड ब्लड सेल डाल दिए, तो आ, इसके अराउंड हमने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जो कि हमारे पास हाइपर ऑस्मोटिक था। तो ये पता क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे पास जो रेड ब्लड सेल होंगे ना, वो लाइसिस उनकी हो जाएगी, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में इनकी लाइसिस हो जाएगी, क्योंकि मेम्ब्रेन बहुत फ्रेजाइल होती है। तो फ्रेजाइल टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो फ्रेजाइल होने की वजह से आपके पास फ्रेजाइल, क्योंकि मेम्ब्रेन जो प्रॉपर नहीं बनी होती ना, तो इस वजह से
पॉजिटिव फ्रेजाइल स्ट्रेस टेस्ट, सॉरी फ्रेजाइल स्ट्रेस टेस्ट नहीं इसको कहेंगे, मैं गलत कह रहा हूँ, हम बुक से देखते हैं एग्जैक्ट नेम इसका क्या है। तो इसमें इंक्रीज फ्रेजिलिटी इन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, यही होता है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो होता है ना, वो आपके पास इसमें पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। हीमोलाइसिस विद द एक्सपोजर ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन नॉर्मल टू डिक्रीज एमसीवी विद अबंडेंस ऑफ रेड ब्लड सेल एंड इंक्रीज एमसीएचसी, ये एमसीक्यूज है, इस पे निशान लगा लें, अभी से आ जाएगा। प्रीमेच्योर रिमूवल बाय स्प्लीन एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, तो बार बार स्प्लीन में जाते हैं तो जिसके नतीजे में मेनली आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होगी। अच्छा, अब हमारे पास इसमें ये कंडीशन होती है कि इसमें पैरवो वायरस जो है ना, उसका इन्फेक्शन का रिस्क जो होता है ना, वो बढ़ जाता है। ये मेनली हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं ना, मेनली उनको इन्वॉल्व करता है। तो आपने इसमें और G6PD में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में हीमोलाइसिस हो रही है, दोनों में पैरवो वायरस हो सकता है, दोनों में हो सकता है, लेकिन G6PD में स्फीरोसाइटोसिस नहीं होती। G6PD में जो आपके पास हिस्टोलॉजिकली आप रेड ब्लड सेल देखेंगे तो वो स्फीरोसाइट्स नहीं होंगे। अब जितनी बातें हमने डिस्कस की है ना, इनको एक दफा ना इनकी जो मॉर्फोलॉजी है ना रेड ब्लड सेल की, वो देख लेते हैं। ठीक है जी, तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि हॉल जॉल बॉडीज, फंक्शनल हाइपोस्प्लीनिया, सिकल सेल डिजीज एसप्लीनिया। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर एसप्लीनिया होगा कि स्प्लीन सही से काम नहीं कर पा रही, तो उस कंडीशन में हाउल जॉल बॉडीज मिलेंगी। तो ये आपके पास कौन सी हैं, यहाँ पे डायग्रामेटिकली वो कह रहा है कि बी, तो बी कौन सी है ये देखें, ये अगर ये रेड ब्लड सेल है तो उसमें आपके पास क्या मिल रहा है कि रेमिनेंट मिल रहा है, न्यूक्लियर रेमिनेंट जो कि ब्लैक डॉट सा नजर आ रहा है। तो ये आपके पास होल जोल बॉडीज इनको कहा जाता है, और ये तभी आपके पास मिलेंगी जब स्प्लीन सही से काम नहीं कर पा रही। अगर स्प्लीन काम करेगी तो ये वो वाले रेड ब्लड सेल को खत्म कर देगी जिसमें न्यूक्लियस है, क्योंकि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं होता। तो ये बेजोफिलिक न्यूक्लियर रेमिनेंट के ये ब्लू कलर के नजर आते हैं, डू नॉट कंटेन आयरन, यूजली रिमूव्ड बाय स्प्लीनिक मैक्रोफेजिस। तो ये हमारी बात हमें समझ आ गई। व्हाट इज हीन्स बॉडी, तो हीन्स बॉडी मेनली आपके पास G6PD डेफिशिएंसी में मिलेंगी। डी नेचर एंड पार्टिसिपेटेड हीमोग्लोबिन कंटेन आयरन, कि हमारे पास प्रेसिपिटेटेड हीमोग्लोबिन जो होगा ना, वो मिलेगा डी नेचर। क्यों मिलेगा, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो चुका होगा हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज के साथ। फेगोसिटिक रिमूवल ऑफ हीन्स बॉडीज बाइट सेल रिक्वायर्ड सुप्रावाइटल स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट टू बी विजुलाइज्ड। तो वो ये कह रहा है कि उसको किस तरह से विजुलाइज करते हैं, तो डी वाले जो है ना आपके पास, ये डी वाले, तो ये आपके पास हीन्स बॉडी जो है वो आपको इस तरह से नजर आएंगी, ये हीन्स बॉडी है, ठीक है। हीन्स बॉडी, यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है ना वो आपके पास क्या ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड हीमोग्लोबिन नजर आ रहा है, ये हमने पढ़ा था। उसके अलावा हमने कौन से सेल पढ़े थे, सफीरोसाइटोसिस, वेयर इज सफीरोसाइटोसिस, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप सफीरोसाइट्स जी, जी वाले कहाँ हैं कि हमारे पास ये जो है ये जी, ठीक है। नॉर्मल सेल ये है आपके पास, दरमियान से पेल नजर आ रहा है आपको, दरमियान से वाइटिश नजर आ रहा है, पेल नजर आ रहा है, ये नॉर्मल है। और ये वाला जो है ना, जो ब्लू से बनाऊंगा, ये आपके पास है सफीरोसाइट, ये जो कि सारे का सारा डेड है, रेड है, ठीक है। और इसकी शेप जो है वो भी आपके पास बिल्कुल गोल नजर आ रहा है। तो ये आपके पास हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक अनीमिया में भी ये कंडीशन मिलती है, वहां पे मैं बताता हूँ कि क्यों मिलती है। स्मॉल स्फेरिकल सेल्स विदाउट सेंट्रल पिलर डिक्रीज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, तो MHC जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा बर सेल हमने कहा कि हमें मिलते हैं पायरोवेट काइनेज डेफिशिएंसी की, जो हमने डिजीज पढ़ी थी ना, तो बी सेल जो है ना, बी वाले हमारे पास, ये बी इस तरह से, ये साइडों पे उसके क्या, ये देखें साइडों से आपके पास पंच आउट की तरफ इस तरह निकले हुए हैं उनके ना, स्पाइक्स निकले हुए हैं, ठीक है। तो स्मॉलर एंड मोर यूनिफॉर्म प्रोजेक्शन देन अकेंथोसाइट्स, ठीक है। अकेंथोसाइट्स आर इवन, अकाइनोसाइट्स आर इवन। अच्छा, वो ये इसमें पता क्यों होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन का डिफेक्ट है ना, ATP नहीं बनती, तो मेम्ब्रेन जो होती है ना वो कुछ इस तरह से हो जाती है। अच्छा जी, ये सारी हिस्टोलॉजिकली पिक्चर थी, तो इंट्रिंसिक फैक्टर जितने थे ना वो आज हमने पढ़ लिए हैं। सिकल सेल जो है ना वो आज हमने डिस्कस नहीं करना, वो बहुत ही अहम टॉपिक है, उसको आखिर में मैं मतलब कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ना उसके साथ लेके जाऊंगा। तो हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, G6PD डेफिशिएंसी, पायरोवेट काइनेज डेफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक अनीमिया की। अच्छा जी, जो एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक अनीमिया है हमारे पास, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया,
ठीक है, कि हमारे पास ऑटो इम्यून की वजह से हो सकता है और ड्रग इंड्यूस हो सकता है, और माइक्रो एंजियोपैथिक, मैक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक अनीमिया ड्यू टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मेनली मलेरिया एंड बबीजिया, ये दो आपके पास हैं जो कि मेनली इन्वॉल्व करते हैं आपके पास रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक अनीमिया, आपके पास अगर स्मॉल वेसल से ब्लड सेल गुजर रहे हैं तो माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक अनीमिया होगा। उसके अलावा मैक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक अनीमिया को मेन एओर्टा है। एओर्टा बेशक मैक्रो है, वेसल्स मैक्रो है, लेकिन वहां पे स्टीनोसिस हो चुकी है, तो बार बार अगर रेड ब्लड सेल टकराएंगे तो वहां पे स्टीनोसिस हो चुकी है, वहां पे डिस्ट्रक्शन होगी। अब जो यहाँ पे जो अहम बात है ना, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बाकी जो बातें हमने यहाँ से रीड करनी है ना, वो यहाँ से रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, कि अगर रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही है किसकी वजह से, मलेरिया, तो मोस्ट कॉमन आपके पास हमें पता है कि अक्सर ये केसेस नॉर्मली मिलते हैं हमें, हमारे जो जिस इरा में हम आ रहे हैं, जिस एरिया में हम आ रहे हैं, तो एशिया में मोस्ट कॉमनली ये मलेरिया होता है। तो मलेरिया आपके पास मोस्ट कॉमनली रेड ब्लड सेल की लाइसिस करवाता है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बेबीजिया, ये भी आपके पास इन्फेक्शन काज करवाता है, ठीक है जी, जो कि आपको रेड ब्लड सेल की लाइसिस करवाएगा। माइक्रो एंजियोपैथिक रेड ब्लड सेल्स आर डैमेज्ड व्हेन पासिंग थ्रू ऑब्स्ट्रक्टेड एंड नैरो वेसल्स काज्ड इंट्रावेस्कुलर hemolysis, DIC disseminated intravascular coagulopathy, TTP, thrombotic thrombocytopenic purpura, HUS, hemolytic uremic syndrome, SLE, सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, हेल्प सिंड्रोम, ये आपके पास होता है कब, आपके पास जो प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होती है, नाम मेरे जेहन से निकल गया है, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, तो उसके बाद आपके पास कंडीशन होती है कि हेल्प सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है जी। उसके अलावा हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में, तो ये अहम है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम बाद में बात करेंगे। अब इसमें आपके पास माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया, माइक्रो हमारे पास स्मॉल वेसल्स हैं, ठीक है जी। माइक्रो एंजियो, स्मॉल वेसल्स पैथी, अगर स्मॉल वेसल्स में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो उसकी वजह से हीमोलाइसिस होगी। अब अगर किसी बंदे को डीआईसी है ना, डीआईसी डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, ये कंडीशन होती है कि आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर है ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं बॉडी से, ठीक है। जब एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तो वो आपके पास क्या करवा देंगे, आपकी थ्रोम्बोसिस, जगह जगह पे क्लॉट्स बना देंगे ब्लड वेसल्स में, ठीक है। अब जब क्लॉट्स बना देंगे ना, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करवा देंगे, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन है। तो अब जब यहाँ से, अब ये रेड ब्लड सेल एक आया, तो इसने कहा कि मैंने यहाँ से गुजरना है, तो ये अब जब इधर से गुजरेगा ना, तो जब यहाँ से रबिंग होगी, इसके साथ टकराएगा, तो लाइसिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेन काज होती है कि क्यों, ड्यू टू क्लॉट फॉर्मेशन, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन, ऑल रीजन, टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के मोनोमर्स आपके पास होते हैं, वो सारे आपके मोनोमर्स नहीं होते, बल्कि वो आपके पास पॉलीमर्स फॉर्म में होता है, तो उसमें ये कंडीशन होती है। उसके अलावा हमारे पास और हमने क्या पढ़ा, एसएलई में एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। मतलब सारे के सारे आपके पास हीमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम, ई कोलाई और शिगिला टॉक्सिन ये करवाता है। तो सब मेन आपके पास पैथोजेंसिस ये है कि यहाँ पे स्मॉल वेसल्स में क्लॉट बन जाएंगे, जब क्लॉट बनेंगे तो यहां से जब ब्लड वेसल्स में से जब ब्लड गुजरेगा तो इनसे टकराएगा, तो इसकी हीमोलाइसिस होगी। और जब इनकी हीमोलाइसिस होती है, तो ये रेड ब्लड सेल है ना, तो जब इसके साथ टकरा के गुजरेगा तो इस तरह आधा रह जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं शिस्टोसाइट्स, ठीक है। शिस्टोसाइट्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड शिस्टोसाइट्स। तो ये बात थी माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, वो सारी बातें वही उन्होंने काजेज लिखी हुई हैं कि काजेज कौन सी हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, अगर किसी बंदे को हाइपरटेंशन है ना, तो हाइपरटेंशन में जो आपके पास एंडोथीलियल सेल पे बार बार जब आपके पास बहुत स्पीड से प्रेशर से ब्लड गुजरता है, तो एंडोथीलियल सेल जब डैमेज होते हैं ना, तो यहाँ पे भी क्लॉट फार्मेशन हो जाती है, तो ये भी आपके पास काज करवा सकता है। शिस्टोसाइट्स आपको पता होना चाहिए कि कब मिलते हैं, तो ये आपको माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया में मिलेंगे। अब जो हम काजेज पढ़ रहे हैं ना, वो आपके पास है एक्सट्रिंसिक
अब बाहर से तोड़ा जा रहा है, अंदर से कोई मसला नहीं हो रहा, ठीक है। अंदर बिल्कुल रेड ब्लड सेल ठीक थे, कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी कुछ नहीं है, बाहर से कोई चीज आ रही है जो उसको तोड़ रही है। तो हमारे पास इनको हेलमेट सेल भी कहा जाता है। इन पेरिफेरल ब्लड स्पीड ड्यू टू मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन शिस्टोस टू स्प्लिट ऑफ रेड ब्लड सेल। तो ये आपके पास होगी माइक्रो की। मैक्रो क्यों होगा? प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व, मैंने कहा था कि हार्ट में कोई बाहर से वॉल्व डाला हुआ है तो उसके साथ टकराएगा। एओर्टिक स्टेनोसिस आल्सो काज हिमोलिटिक अनीमिया सेकेंडरी टू मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन। तो इसमें भी शिस्टोसाइट्स ऑन पेरिफेरल, तो इसमें भी मिलेंगी। दोनों में फर्क ये है, ये कंडीशन छोटी वेसल्स में होती है और ये कंडीशन बड़ी वेसल्स में होगी। ड्रग इंड्यूस हीमोलिटिक अनीमिया, तो मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो ड्रग्स है ना वो पेंसिलिन है, सेफलोस्पोरिन्स, ठीक है, एनसेड्स, इम्यूनोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। तो ये अब पता क्या होता है कि हमारे पास मोस्ट कॉमनली ये जो ड्रग है ना, ये रेड ब्लड सेल के साथ अटैच हो जाती हैं। जब ये अटैच हो जाती हैं ना, तो हमारे पास होता कुछ इस तरह से कि हमारा इम्यून सिस्टम इसको एज अ एंटीजन कंसीडर कर लेता है, और इसको एंटीजन कंसीडर करने के चक्कर में साथ साथ रेड ब्लड सेल की भी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो मेनली आपने याद क्या करना है कि पेंसिलिन। तो ये तो हमेशा एमसीक्यूज आएगा कि कौन सी ऐसी ड्रग है जिसका साइड इफेक्ट है कि वो हीमोलाइसिस करवाती है। तो पेंसिलिन मोस्ट कॉमन है कि ये हमारे पास करवाती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 2, ठीक है जी। सेफलोस्पोरिन्स भी करवाएंगी, एनसेड्स, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सारी मोस्ट कॉमनली ड्यू टू एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल और ऑक्सीडेटिव इंजरी विया फ्री रेडिकल्स डैमेज में बी एग्जर्बेटेड इन द G6PD डेफिशिएंसी, ठीक है। तो वही बातें हैं कि G6PD डेफिशिएंसी में भी हमारे पास यही कंडीशन होती है कि उसमें स्फेरोसाइट्स सजेस्ट इम्यून। अच्छा, अब इसमें स्फेरोसाइट्स पता क्यों मिलते हैं? इसमें हमारे पास इस वजह से मिलते हैं कि अगर ये रेड ब्लड सेल है ना, तो रेड ब्लड सेल इस तरह से था, अब इसके पास इसके ऊपर ना हमारे पास एंटीजन कोई ड्रग लगी तो एंटीबॉडी आई, तो इसको जब आप हमारे पास जब स्प्लीन के पास गया ना तो इसको खा लिया। जब इसको खाया ना, तो जब आधा खा लेते हैं, सारा जितना बाइट किया उतना खा लिया, तो इसके नतीजे में बाइट सेल नहीं बनते बल्कि स्फेरोसाइट बनते हैं। बाकी का जो रेड ब्लड सेल होता है ना वो अपने आप को स्फेरोसाइट्स में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है जी। ऑक्सीडेटिव हीमोन कैन काज बोथ एक्स्ट्रावेस्कुलर इंट्रावेस, तो इस कंडीशन में दोनों इंट्रावेस्कुलर भी होंगी एक्स्ट्रावेस्कुलर भी होंगी। अगर डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रही है वेसल्स में, तो वो आपके पास कंडीशन है इंट्रा और एक्स्ट्रा। वार्म एंड कोल्ड ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया, ये बात अहम है, इसको थोड़ा मैं डिटेल में बात करता हूँ आपके साथ। अब हमारे पास दो किस्म की हीमोलाइसिस होती है, एक होती है वार्म, ठीक है जी, और एक होती है कोल्ड। वार्म को हम हॉट भी कह सकते हैं। हॉट का क्या मतलब है? हॉट का मतलब है कि हमारे पास हीमोलाइसिस होगी, हीमोलाइसिस एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं यहाँ पे एक बंदा बनाऊं ना, ये बंदा है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास जो सेंट्रल एक्सिस होता है ना बॉडी का, ये अगर मैं सेंट्रल एक्सिस की बात करूं, तो सेंट्रल एक्सिस दरमियान में जहां पे सारा मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, सोडियम पोटाशियम एटीपीज फॉर्म, वैसे तो हर जगह है, लेकिन मेनली आपके पास सेंटर में ज्यादा आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव जो ऑर्गन्स पड़े होते हैं वो सेंट्रली ज्यादा हैं। तो ये जो हीमोलाइसिस होती है ना वो आपके पास सेंट्रली होती है, मेनली आपके पास सेंट्रल एरिया में इन्वॉल्व होगी, ठीक है। उसके अलावा इसको हम कहेंगे वार्म हीमोलाइसिस। और उसके अलावा होती है एक जिसको हम कहते हैं कोल्ड हीमोलाइसिस, कोल्ड। तो ये होगी लेस देन 30। अगर टेम्परेचर जो है ना वो लेस देन 30 है तो ये तब हीमोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी। और ये मेनली पता किधर होती है? ये मेनली होती है आपके पास यहाँ लिम्स में, लिम्स वाला एरिया जो होता है ना वहाँ। जैसे ही टेम्परेचर 30 से कम होगा, तो यहाँ पे आपके पास जो आपका बाहर वाला बॉडी का लिम्स वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे टेम्परेचर जब कम होता है तो यहाँ पे हीमोलाइसिस होना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से ये वाला जो पेशेंट होता है ना, कोल्ड हीमोलाइसिस ऑटो इम्यून, तो इसको पता क्या मिलती है? इसको आपके पास इसकी जो स्किन होगी वो पर्पल पर्पल मिलेगी, ठीक है। कौन सी स्किन? मतलब कि फेस, ठीक है, टो, अंगूठे, ठीक है जी, फिंगर्स, ठीक है, ईयर्स, कान जो है वो आपके पास इस तरह से, वो आपको उसका जो कलर होगा वो चेंज मिलेगा, क्योंकि ये जो हीमोलाइसिस है वो कोल्ड टेम्परेचर में हो रही है और मोस्टली लिम्स को इन्वॉल्व करेगी। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं। कोल्ड में आपके पास इन्वॉल्व होगी आईजीएम एंटीबॉडी,
ये नहीं भूलना आपने। और वॉर में हमेशा इन्वॉल्व होगी IgG एंटीबॉडी। ठीक है। अब हमारे पास जो वार्म हीमोलाइसिस होती है ना, ये हमेशा ही हमेशा हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर होगी। एक्स्ट्रा सेलुलर हीमोलाइसिस हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर होगी। और जो कोल्ड है ना, ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ये आपके पास कोल्ड वाली जो है ना, कोल्ड एंड वार्म, कोल्ड जो होगी वो आपके पास एक्स्ट्रा भी होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर भी हो सकती है। इंट्रा सेलुलर मतलब प्लस ये आपके पास रेयर कंडीशन है कि इंट्रा सेलुलर हो, और ये हमेशा एक्स्ट्रा, सॉरी सेलुलर कह रहा हूं, वेस्कुलर, एक्स्ट्रा वेस्कुलर एंड इंट्रावेस्कुलर। ठीक है। और ये हमेशा एक्स्ट्रा वेस्कुलर होगी, वेस्कुलर। ठीक है। वार्म की काजेज कौन कौन सी हैं? SLE, ठीक है जी, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया। और कोल्ड की हमारे पास कौन कौन सी काजेज हैं? कोल्ड में हमारे पास आ जाते हैं कुछ इन्फेक्शंस, मतलब कि माइकोप्लाज्म निमोनाई, माइकोप्लाज्म निमोनाई, निमोनिया। और प्लस हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट होता है EB वायरस, EBV वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। तो ये कोल्ड करवाएगा। अब IgM किस तरह से एक्ट करती है और IgG किस तरह से एक्ट करती है, ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमारे पास यहाँ इन दोनों में फर्क ये है कि ये जो IgM से रिलेटेड होगी ना कोल्ड वाली, वो कुछ इस तरह से होगी कि अगर रेड ब्लड सेल है ना, रेड ब्लड सेल है, तो इसके ऊपर हमारे पास एंटीबॉडी अटैच हो जाएंगी आके। ठीक है, एंटीबॉडीज के ऊपर अटैच होंगी और इसको डिस्ट्रॉय करेंगी। लेकिन लेकिन हमारे पास जो IgM है ना, वो ये जो एंटीबॉडी होगी उसके साथ जब ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती है, तो प्लस इसके साथ C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी अटैच होती है। C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अटैच होती है। और जो हीमोलाइसिस IgG की वजह से हो रही होती है, IgG की वजह से उसको, उस पे C3 प्रोटीन नहीं होती, बल्कि डायरेक्ट IgG एंटीबॉडी ही प्रेजेंट होती है। ठीक है जी। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये जो हीमोलाइसिस है वो आपके पास हो रही है, एंटीबॉडीज की वजह से हो रही है, क्यों हो रही है? तो हमारे पास दो टेस्ट होते हैं, कोम्स, एक हम टेस्ट करते हैं कोम्स टेस्ट, कोम्स टेस्ट। ठीक है। तो कोम्स टेस्ट मेनली आपके पास डायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टेस्ट में हम ये चीज चेक करते हैं कि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है ना, रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं एंटीबॉडी। ठीक है। और डायरेक्ट टेस्ट हमेशा यही बताएगा कि अगर ये रेड ब्लड सेल पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर ना कोई एंटीबॉडी अटैच है जो कि इसको मार रही है, तो ये इस चीज की कंफर्मेशन कर रहा है। दोबारा से मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा, डायरेक्ट टेस्ट हमेशा इस चीज को कंफर्म करता है कि हमारे पास एंटीबॉडीज जो हैं वो रेड ब्लड सेल के साथ अटैच हुई हुई हैं। और इनडायरेक्ट टेस्ट में हम इस तरह से चेक करते हैं कि हमारे पास सीरम एंटीबॉडीज पड़ी हुई हैं, सीरम एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज कि सीरम में एंटीबॉडीज पड़ी हुई हैं, वो अटैच नहीं है रेड ब्लड सेल के ऊपर, सीरम में पड़ी हुई। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास RH नेगेटिव के पास एंटी डी एंटीबॉडी होती है। तो ये एंटी डी एंटीबॉडी जो होती है ना, वो सीरम में होती है, बाद में जाके उसको अटैच होती है और उसको मारती है। तो इनडायरेक्ट टेस्ट में हम सीरम की एंटीबॉडी को कंफर्म करते हैं, और डायरेक्ट में हम रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीबॉडी डिपॉजिट होती है उसको कंफर्म करते हैं। ठीक हो गया। तो ये इनका मेन डिफरेंस है। तो इसी तरह से हमें पता चल जाता है। तो हमारे पास ये जो दोनों कंडीशन है ना, अब होगा कुछ इस तरह से कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए ये कंडीशन यही होती है कि रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीबॉडीज आके अटैच हो जाती हैं। अब अगर तो IgG एंटीबॉडी की वजह से हीमोलाइसिस हो रही है, मतलब कि वार्म हीमोलाइसिस है, तो हम क्या करेंगे कि हम पेशेंट का ब्लड लेंगे। ये हमने पेशेंट का ब्लड लिया। अगर हमने पेशेंट का ब्लड लिया तो हमें पहले ही पता है कि ये जो पेशेंट है ना,
इसकी हीमोलाइसिस, उसके सिम्टम्स सारे आ जाएंगे। तो इसके ऊपर क्या है, एंटीबॉडी पड़ी हुई है, एंटीबॉडी इसके साथ अटैच है। अब प्लस हमने पता क्या किया, डायरेक्ट टेस्ट में हम बाहर से एंटी सीरम, हमारे पास जो कोम्स टेस्ट होता है ना वो एंटी एंटीबॉडीज होती हैं, हम एंटी आईजीजी ऐड कर देते हैं। अब जब एंटी आईजीजी ऐड किया हमने, तो जब एंटी आईजीजी इसके ऊपर आया, तो ये जो एंटी आईजीजी है ये इस ब्लू वाले के अगेंस्ट एंटीबॉडी है। जब इस ब्लू वाले के अगेंस्ट एंटीबॉडी है तो ये आपके पास नेक्स्ट इसके नतीजे में पता क्या होगा, ग्लूटिनेशन हो जाएगी। तो ये रेड ब्लड सेल जो होंगे वो सारे आपस में क्लंपिंग हो जाएगी, उनके इकट्ठे हो जाते हैं। अब हम इसको कंफर्म करने के लिए कि ये वार्म है या कोल्ड है, अब कोल्ड में पता क्या किया जाता है, यहां पे जो मैंने कहा था कि यहाँ पे C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी अटैच होती है आईजीएम के साथ, तो यहाँ पे हम एडिशन कर देते हैं प्लस एंटी एंटी C3। तो एंटी C3 अगर होगी तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये बंदा जो है ना वो कोल्ड हिमोलाइसिस की वजह से बंदा जो है वो अनीमिया का शिकार हो रहा है, ठीक है। तो एंटी C3 जब होगी, अगर तो ये जो एंटीबॉडीज के साथ अटैच है, साथ सी प्रोटीन भी पड़ी होगी, तो एंटी C इसको फौरी तौर पे पकड़ेगी और ये आपस में ग्लूटिनेशन हो जाएगी। होता कुछ इस तरह से है कि अगर ये प्रोटीन पड़ी है, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन पड़ी हुई है ना, तो जब हमने बाहर से एंटीबॉडी दी तो ये जो एंटीबॉडी होती है ना वो आपस में इस तरह से क्लम्प हो जाती हैं, ये आपस में इस तरह से क्लम्प हो जाती हैं, और ये पूरे रेड ब्लड सेल को इकट्ठा गुच्छा सा हो जाता है, रेड ब्लड सेल का एग्लूटिनेशन हो जाती है। तो ये कंडीशन होती है। तो इतना डीप वैसे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मिसकंसेप्शन कहीं भी नहीं होनी चाहिए। बाकी वही है, माइकोप्लाज्म निमोनिया इन्फेक्शन और मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है जी। IgM प्लस कॉम्प्लीमेंट काज्ड रेड ब्लड सेल एग्लूटिनेशन एंड एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस अपॉन एक्सपोजर टू कोल्ड पेनफुल ब्लू फिंगर्स एंड टोज सीन इन द CL क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया में भी। और वहां वाला जो होता है वो SLE CLL विद सर्टेन ड्रग्स बीटा लैक्सम एंड मिथाइल अल्फा मिथाइल डोपा जो है ना वो भी आपको ये काज करवा सकता है, वॉर्म। ये आपके पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है जो कि अल्फा 2 एगोनिस्ट है, अल्फा 2 एगोनिस्ट है, एंटी हाइपरसेंसिटिव, ये भी काज करवा सकती है, ठीक है। सफीरोसाइट्स एंड एग्लूटिनेटेड रेड ब्लड सेल जो है वो आपको मिलते हैं उन पेरिफेरल ब्लड्स में, ठीक है। बाकी वही आपके पास स्टीरॉइड्स देंगे, इम्यून सुप्रेसेंट देंगे ताकि इम्यूनिटी को डिक्रीज किया जा सके, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।